गुड इवनिंग जी, नमस्कार। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज़। जी, स्टार्ट करें। तो जैसा आप लोगों को पता है और आप लोगों ने एनरोल किया है, कुछ नई चीज़ें जानने के लिए या उनके सीखने के लिए बेसिक कोर्स है ये न्यूमेरोलॉजी का, जिसमें ओनली फाउंडेशन जो होता है उसी के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। न्यूमेरोलॉजी आज के टाइम की अगर बात करें तो कोई अननोन अब नहीं है नाम ऐसा कि मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कहे कि अरे न्यूमेरोलॉजी क्या होता है। सब लोग जानते हैं इसके बारे में और काफ़ी कुछ नॉलेज भी होगी, नो डाउट। जो आजकल जो सोशल मीडिया इतना एक्टिव चलता है, पहले प्रिंट मीडिया था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सो दैट ऑल आर कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसके थ्रू आप सोशल है, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, और भी सारे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ये चीज़ें चलती है, जब भी आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। न्यूमेरोलॉजी का जैसे जनरली सबको यही पता है, न्यूमेरोलॉजी है तो ऑब्वियसली नंबर्स के से ही कनेक्ट होगी। और जो बेसिक या मेन जो चीज़ समझ में आती है वो आता है कि हम न्यूमेरोलॉजी के थ्रू अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। एक जनरल पर्सन यही जानता है कि न्यूमेरोलॉजी के थ्रू हम अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वाई वी हैव टू चेंज अवर नेम, क्यों करना है। नाम कोई खिलौना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे चलो आज चेंज कर लिया कल फिर चेंज कर लेंगे, नहीं समझ में आया तो। ये आपकी आइडेंटिटी है जिससे लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको जानते हैं। या खाली नेम को चेंज करना इज दिस न्यूमेरोलॉजी, तो मैं कहूँगा नहीं। नेम चेंज करना इज द पार्ट ऑफ न्यूमेरोलॉजी, इज द पार्ट ऑफ रेमेडी। मेनली न्यूमेरोलॉजी जो है वो बहुत अलग है, या ये कह सकते हैं बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत। इसको इतना मतलब ऐसा नहीं है कि खाली ये नेम चेंज कर लिया या नंबर देख लिए हो गया न्यूमेरोलॉजी, नहीं। ये प्योर साइंस है, और साइंस जो होती है वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड होती है। हर चीज़ वहाँ पे लॉजिकली प्रूव की जाए, लॉजिकली समझाया जाए, लॉजिक से समझाया जाए, वो साइंस है। तो न्यूमेरोलॉजी की अगर बात करें हम, तो सिंपल सी अगर मैं आपको एक लाइन बताऊं तो न्यूमेरोलॉजी इज़ अ आर्ट एंड साइंस ऑफ नंबर। ये एक नंबर की आर्ट भी है और इसके पीछे एक पूरी साइंस है जो नंबर्स के साथ में वर्क कर रही है। ज़रूरत है हमें उस साइंस को जानने की। कौन सी वाली? नंबर्स वाली साइंस को। बाकी साइंस तो हम लोगों ने पढ़ी है, नो डाउट, एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ा। किसी ने जब डिग्रीज़ वगैरह जैसे बीएससी एमएससी किया तब भी होता है ये। बट ये साइंस कौन सी है? नंबर्स की। और इवन एक बहुत अच्छे न्यूमेरोलॉजी के जो जिन्होंने एक फॉर्म के ऊपर काम किया और बहुत फेमस फॉर्म है आज के टाइम में, जिसे हम पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरोलॉजी। तो पाइथागोरस जो थे जिन्होंने इस फॉर्म को डेवलप किया, उनका ये कहना था कि ये जो पूरा संसार है ये अंकों पे आधारित है, विदाउट नंबर कुछ नहीं हो सकता। इतनी एसेंशियल चीज़ है, नंबर्स के बिना आप अपनी लाइफ को इमेज नहीं कर सकते। आपको हर जगह पे, हर काम में कुछ भी करोगे वहाँ पे नंबर्स आपको चाहिए। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, ऐसी कौन सा काम है, ऐसी कौन सी चीज़ है विदाउट नंबर हो सकती है? पॉसिबल है? नहीं। नंबर्स तो होने ही होने चाहिए। लेकिन जो सबसे ओल्डेस्ट या सबसे हम कहते हैं कि ये पूरी जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑकल्ट साइंस। ये एक ब्रांच है ऑकल्ट की, जिसमें ऑकल्ट में न्यूमेरोलॉजी है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, और जैसे रैकी हो गया आपका, पामिस्ट्री है,
टैरो है, बहुत सारी चीज़ें, वो सब ऑकल्ट साइंस के, ये भी एक ब्रांच है ऑकल्ट साइंस की। और कहते हैं मदर ऑफ ऑकल्ट जिसे बोला जाता है, वो है हमारी एस्ट्रोलॉजी, जो सनातन संस्कृति से जुड़ी, जो हमारे धर्म है ना, हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों में जिनके ट्रेसेस अवेलेबल है, वो है एस्ट्रोलॉजी। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो टर्म आती है, सबसे पहले आती है एस्ट्रोनॉमी। अब भी जो चला एस्ट्रोनॉमी, व्हाट इज़ द एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी एक प्लैनेट्स का मोशन, उनकी जो स्पीड है, जो वो रेडियस के अंदर जो अपना मूवमेंट करते हैं, उसको जब कैलकुलेट किया जाता है थ्रू द एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोनॉमी होती है। और जो एस्ट्रोलॉजी है, सिंपल सी चीज़ है कि हर एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर प्लैनेट्स का जो इफेक्ट आता है, और वो जब स्टडी किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, तो वो जो एक विधा है, उससे बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष। फिर आता है आपका एक न्यूमेरोलॉजी, तो है ही है। यस, न्यूमेरोलॉजी क्या है? न्यूमेरोलॉजी के अंदर ये देखा जाता है कि जो नंबर्स हैं या जो अंक हैं, ये हमारी लाइफ के ऊपर अपना इम्पैक्ट कैसे डालते हैं, है ना। नंबर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी लाइफ को। तो जैसे सिंपल से एक बात है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ एक ऐसे नंबर्स हैं जिनके अंडर में हम इस धरती पे आए, तो उन नंबर्स का हमारी डेस्टिनी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसको जानने के लिए जो स्टडी की जाएगी, दैट इज़ अ न्यूमेरोलॉजी। ये सिंपल डेफिनेशन है न्यूमेरोलॉजी। जो भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर क्या आएगा, उसको जानने या उसको डिकोड करने के लिए जो स्टडी की जाती है, जो कैलकुलेशन किया जाता है, हम उसे न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। आपने देखा होगा नंबर्स, जनरली हमको पता है नंबर्स कितने होते हैं, 0 to 9। इसके अलावा कोई नंबर है? सारे नंबर इसी से बनते हैं। तो एक जैसे अगर हम बात करें आपके अरेबियन कंट्री की, यूएई की, जैसे उर्दू एक लैंग्वेज है, हम जहाँ पे नंबर्स इंग्लिश में और हिंदी में अंक बोलते हैं, तो वहाँ पे इनको बोला जाता है हिंद से। तो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, हिंद से। 0 to 9 नंबर नहीं होगा, 0 to 9 हिंद से है। ये हिंद से क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न ये है कि जो ये अंक है, इनकी जो खोज, जैसे हम कहते हैं ना, ऑरिजिन्स कहाँ से निकल रहे हैं। तो एक मूवी का एक गाना भी था, बहुत फेमस है, 0 और एक दशमलव, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। अगर वो नहीं होता तो शायद जो एस्ट्रोनॉमी से जो कैलकुलेशन हुई, हमारी अर्थ से सन का डिस्टेंस या अर्थ से मून का डिस्टेंस निकाला गया, ये और जो भी प्लैनेट्स हैं जिस सेलेस्टियल स्ट्रक्चर के अंदर, उनका जो डिस्टेंस निकाला गया, वो विदाउट उसके पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन चली जाती, वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हिंदुस्तान है जहाँ से ये दो चीज़ों की खोज, एक 0 0 और एक पॉइंट यानी दशमलव। तो क्योंकि ये नंबर्स हिंद से निकलकर, हिंदुस्तान यानी हिंद से निकलकर फिर मिस्र है या अरब है, यूरोप गए, तो हिंद से उस वर्ड बोलने का रीज़न बिहाइंड ये है कि ये हिंद से आए हैं, इसलिए उर्दू में इसको बोला जाता है हिंद से। ठीक है, हिंदुस्तान से ये नंबर्स बाहर गए। अब जैसे देखो, आपने देखा होगा 0 को क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट, सर्कल लाइफ, जो ख़त्म नहीं होता, चलता रहेगा, है ना। तो ऐसे आप देखो, आप मैथमेटिकल इक्वेशन देखें, ट्राइंगल में कितने 3 लाइन्स है, स्क्वायर 4 लाइन्स है। तो ऐसे आप देखोगे, जैसे 5 हो गया, या हेक्टागन बनता है, ऑक्टागन बन रहा है। उसके बाद आपने स्वास्तिक देखा होगा, स्वास्तिक जो हम बनाते हैं, उसके अंदर कितनी लाइन्स होती है, एक लाइन्स है स्वास्तिक की। और ग्रह कितने, प्लैनेट्स हमारे 9, दिशाएं कितनी हैं, 10, बोलते हैं 10 दिशाएं, बोला जाता है।
तो ये वही चीज़ें हैं कि देखिए नंबर्स कनेक्ट हैं, हर जगह पे कनेक्ट हो। चार दिशाएं भी जैसे मेनली जैसे होती है दिशाएं, फिर विदिशाएं होती हैं, तो टोटल 10 है, चार दिशाएं है ना। और विष्णु जी की चार भुजाएं, विष्णु भगवान की चार भुजाएं, भगवान शंकर के त्रिनेत्र, थ्री, विष्णु जी की चार भुजाएं, चार, और ब्रह्मा जी के पांच मुख, पता है आपको पांच है या चार है? पांच मुख है, एक मुख चला गया, बोला ये जाता, इसकी भी एक स्टोरी है कि इनको मतलब ये अपनी बेटी के ऊपर मोहित हो गए थे, इसलिए वो मुंह हटा दिया गया था, इसलिए ब्रह्मा जी के चार मुख। ठीक, तो जैसे 64 योगिनी हो गई, 8 × 8 करोगे तो, है ना। फिर जैसे ये हमारे मौसम वगैरह होते हैं, ये सारे नंबर्स पे कहीं ना कहीं इवन एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो चार्ट बनता है जिसे आप कुंडली या हॉरोस्कोप बोलते हैं, वहाँ पे भी उसको रीड करने के लिए हर एक प्लेनेट की डिग्री देखी जाती है। तो डिग्री किसके अंदर होती है? नंबर्स में। कुंडली के कितने टोटल हाउसेज होते हैं? 12 नंबर, और जो जॉडिक साइन लिखे जाते हैं वो भी नंबर्स में लिखे जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट नंबर एस्ट्रोलॉजी भी नहीं हो सकती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये न्यूमरोलॉजी। नो डाउट न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न साइंस है, न्यूमरोलॉजी इज़ द वेस्टर्न साइंस, ये हमारे यहाँ का कोई भी यहाँ से ओरिजिन नहीं है इसका। हाँ, इसकी फॉर्म जरूर डेवलप हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ से जो काम हुआ था वो सब प्लैनेट्स के ऊपर ही हुआ था, ग्रहों के ऊपर। सारी अभी भी जो कैलकुलेशन होती है प्लैनेट्स पे होती है, लेकिन जो वेस्टर्न जो कल्चर है वो प्लैनेट्स को नहीं, वो नंबर्स को मानते हैं। तो इसलिए ये जो साइंस बनी ये बनी न्यूमरोलॉजी। ठीक है। अब जो ऑकल्ट साइंस है, जो मेनली जैसे हम बात करते हैं ऑकल्ट साइंस की, तो ऑकल्ट साइंस दो तरीके की ऑकल्ट साइंस होती है। फर्स्ट होती है इनपुट बेस्ड ऑकल्ट। इनपुट बेस्ड यानी कि वो ऐसी फॉर्म जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा उसको। तो सबसे पहले अगर इनपुट ऑकल्ट की बात करूँ, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, उसके अंदर आपको TOB टाइम ऑफ बर्थ, POB प्लेस ऑफ बर्थ, और DOB डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों इनपुट जब आप देंगे तब जाके आपकी एक एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली बनाएगा, और फिर वो कैलकुलेशन करके फिर आपको कुछ चीज़ बता सकता है। सेकंड इनपुट अगर ऑकल्ट की बात करें न्यूमरोलॉजी, वहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें न्यूमरोलॉजी, हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी वो ओनली नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ पर होती है। बहुत सी जगह बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि एग्जैक्ट उनको बर्थ टाइम ध्यान नहीं होता, और जब बर्थ टाइम एग्जैक्ट आपका इनपुट सही नहीं होगा तो फिर आपके जो कैलकुलेशन की जाएगी वो कहीं ना कहीं आपसे मैच नहीं होती है। लेकिन ये लगता है कि हमने इनको बताया और ये एस्ट्रोलॉजर है वो हमें बता रहे हैं वो सही नहीं है, तो कहीं क्या डाउट आता है कि नहीं एस्ट्रोलॉजी सही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी गलत हो ही नहीं सकती, ऑकल्ट गलत नहीं है, साइंस गलत नहीं है। हो सकता है कि जो आपने इनपुट दिया वो एक्यूरेट नहीं, इसलिए वो चीज़ें आपसे मैच नहीं। तो टाइम ऑफ बर्थ के लिए इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलना है, अगर इसके बिना अगर काम कर सकते तो वो न्यूमरोलॉजी है। थर्ड इनपुट बेस्ड ऑकल्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज वास्तु। वास्तु में भी इनपुट देना पड़ेगा आपको, एक प्लेस जिस पर्टिकुलर प्लेस का, या घर है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वॉटेवर जो भी, उसको अगर हमें वास्तु से अगर स्टडी करवाना है तो उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, उसका ग्रिड बनाना पड़ता है ना, डिग्री लेनी पड़ती है, फिर जाके वहाँ पे एक विज़िट करके वहाँ पे एक एक चीज़ों को देखा जाता है, वहाँ पे फिर एक पेपर जैसा होता है कैलकुलेशन, उसमें इनपुट किया जाता है। सेकंड फॉर्म ऑफ ऑकल्ट की बात करें जो होती है इंट्यूशन बेस्ड ऑकल्ट, इनपुट बेस्ड और इंट्यूशन बेस्ड। इंट्यूशन बेस्ड ऑकल्ट के अंदर आपको कोई इनपुट ज़रूरत नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई मैपिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पे सिर्फ इंट्यूशन, जिनके पास ये इंट्यूशन है, पावर है, वो इस ऑकल्ट को काम करते हैं। सबसे फर्स्ट जैसे हम मानते हैं तो वो है रैकी।
दैट इज टोटली डिपेंड्स बेस्ड ऑन इंट्यूशन। सेकंड जो मैंने जो देखा है दैट इज टैरो। टैरो है जो, वो भी इंट्यूशन बेस्ड ये साइंस है, इंट्यूशंस पे काम करती है। आपकी ऑरा, आपके इष्ट की आराधना, जो आपके अंदर वो शक्ति है, उसके बेस पे काम किया जाता है। फिर एक और आती है डाउजर। डाउजर से भी चीज़ें निकाली जाती है, डाउजिंग साइंस जैसे होती है। तो बेसिक अगर मेन बात करें हम ऑकल्ट बेस्ड, तो ऑकल्ट दो तरह की ऑकल्ट है, एक इनपुट बेस्ड ऑकल्ट है और एक इंट्यूशन बेस्ड ऑकल्ट। और हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनपुट बेस्ड ऑकल्ट की। ठीक है, मैं आपको तो स्लाइड्स दिखाता हूँ, उससे आपको इजी समझ में आएगा। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रही है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो पर्सन जिनकी बदौलत मैं इस फील्ड के अंदर आया, ताकि मेरे लिए सोच भी नहीं सकता था कि मैं शायद कभी इसको सीख पाऊँगा, लेकिन ये है हमारे अभिजीत सर, जिन्होंने सिखाया, बड़े अच्छे से सिखाया। ठीक है, देन बेसिक्स ऑफ न्यूमेरोलॉजी कोर्स है, एक बिगिनर्स कोर्स है ये। इसको डिज़ाइन एक एज ए बिगिनर्स के लिए किया गया है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो वैसे ही ये जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया और ये न्यूमेरोलॉजी का एक फाउंडेशन कोर्स है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि नो अबाउट योर डेस्टिनी। जो हमारी जो डेस्टिनी है, आपकी जो डेस्टिनी है, किसी भी पर्सन की डेस्टिनी है, उसको कैसे जाना जाए विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरोलॉजी। एक अंक विज्ञान, अंक ज्योतिष या अंक शास्त्र की मदद से हम हमारी डेस्टिनी को जान सकते हैं। बहुत से लोग इसमें रीडिज़ाइन लिख देते हैं या रिक्रिएट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, वो सिर्फ ईश्वर के अंदर है जो उसको रीडिज़ाइन या रिक्रिएट कर सके, अदरवाइज इंसान में तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन साइंसेस की हेल्प से हम उन चीज़ों को डिकोड ज़रूर कर सकते हैं। एंड आल्सो नो अबाउट योर और अदर कोर नेचर। आप खुद के बारे में या किसी दूसरे के कोर नेचर के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, उसका नेचर कैसा है, उसकी जो ये लाइफ पाथ है, जो ये लाइफ चलेगी वो कैसी चलेगी, या जो उसका डेस्टिनी है वो वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, कोई हर्डल्स आएंगे या इजी चला जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये सारी चीज़ों को अगर हम जानना चाहते हैं, इसमें जो एक साइंस आपकी हेल्प करती है वो है ऑकल्ट साइंस, और उसकी एक ब्रांच है जिसे बोला है न्यूमेरोलॉजी। ये न्यूमेरोलॉजी या हम ऑकल्ट साइंस को एज ए, मैं कहता हूँ, एक जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम है। हम कहीं भी जब हम बाहर जाते हैं, सिटी से बाहर निकलते हैं, कहीं जा रहे हैं हम बाहर, और हम कभी वहाँ पे नहीं गए हैं, तो क्या करें, सब अपना मोबाइल निकालेंगे और गूगल मैप ओपन करेंगे, डेस्टिनेशन एड्रेस डालिए, और वो जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम ऐसा है जो आपको गाइड करेगा, सब कुछ बताएगा, कितना डिस्टेंस होगा, कितने टाइम में आप पहुंच जाएंगे, कैसे कैसे आपको जाना है, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पे आपको इजी वे मिलेगा। यानी कि एक ऐसी लाइट, एक गाड़ी की हेडलाइट है। आप अंधेरे के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, अगर लाइट नहीं होगी तो कैसा होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बहुत धीरे धीरे संभल के चलानी पड़ेगी। और एक हमारी गाड़ी के साथ में हेडलाइट लगी हुई है, तो उस लाइट की रोशनी हमें दिखाती रहेगी कि आगे का रास्ता कैसा है। कहीं रास्ता गड़बड़ हुआ तो हम ब्रेक लगा सकते हैं, अगर स्मूथ चल रहा है तो हम एक्सीलेटर पे प्रेस कर सकते हैं, और बड़े आराम से उस लाइट के सहारे हम अपनी जगह पे जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये जो ज़िंदगी की गाड़ी है, और ये गाड़ी जो चल रही है, इस रास्ते पे कोई नहीं आया पहले, उसे नहीं पता है आगे क्या आने वाला। तो ये ऑकल्ट साइंस वो नेविगेशन या जीपीएस सिस्टम है, उस गाड़ी की हेडलाइट है
जो आपको बताएगी कहाँ पे आगे क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप चले प्लान करके तो डेफिनेटली यू विल गेट योर डेस्टिनी वेरी इजी। एक पेरेंट्स होते हैं ना जो बच्चों को गाइड करते हैं, जब छोटे थे याद है आपको, हमने उनका हाथ पकड़ के चलना सीखा, उन्होंने समझाया सही क्या गलत क्या, किधर जाना किधर नहीं जाना, एक गाइडेंस चल रही थी ना उनकी। तो ये ऑकल्ट साइंस भी एक गाइडर है जो हमें गाइड करता है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। देन जैसे आप देखिए ये एक टेबुलेशन बनाया हुआ है, जैसे प्रेडिक्टिव ऑकल्ट, इसके दो पार्ट है, इनपुट बेस्ड रिसर्च रूल रिजल्ट एनालिसिस बेस्ड होता है, और दूसरा होता है नॉन इनपुट और इंट्यूशन बेस्ड। इनपुट बेस्ड में आएगा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में जैसे इसकी अलग अलग फॉर्म्स है, पराशरी है, BNN है, लाल किताब है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, KP एस्ट्रोलॉजी है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, मैदिनी एस्ट्रोलॉजी है, खूब सारी फॉर्म्स है। फिर आता है आपका न्यूमेरोलॉजी। तो न्यूमेरोलॉजी की फॉर्म्स कौन से, पाइथागोरियन फॉर्म है, कैनेडियन फॉर्म है, चाइनीज़ है, वैदिक है। फिर पामिस्ट्री जो हाथों की रेखाओं से लिख के बताते हैं। इनपुट बेस में फिर वास्तु आता है, और एक और आता है ये डर्मेटोग्राफिक्स फिंगरप्रिंट होता है, एक स्कैनर मशीन होती है जहाँ पे आप अपनी पाम रखते हैं, वो एक जस्ट ऐसे फोटोस्टेट में जो रेस चलती है ना, ऐसे लाइट आएगी और एक उसका प्रिंट आएगा, और फिर उसके ऊपर वो स्टडी कैलकुलेशन करके फिर कोई चीज़ बताता है। नॉन इनपुट में आएगा इंट्यूशन बेस में टैरो, तंत्र, और ये जैसे आपका रैकी हो गया, साइकिक रीडिंग, या आजकल आपने नया अभी चल रहा है आकाशिक रिकॉर्ड, बहुत हाइप हो रहा है आकाशिक रिकॉर्ड, लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है व्हाट इज़ आकाशिक रिकॉर्ड, है क्या आकाशिक रिकॉर्ड, तो वो भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन बेस के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट जो आता है देखिए सिंपल सा एक जैसे एक क्वेश्चन आता है ना मन में, व्हाट इज़ द न्यूमेरोलॉजी, अगर प्रॉपर वे में अगर इसका आंसर देना है तो न्यूमेरोलॉजी इक्वल टू न्यूमेरस यानी कि नंबर्स प्लस लोगोज वर्ड थॉट और एक्सप्रेशंस, और प्लस लॉजी यानी कि लॉजिक या साइंस। तो नंबर्स को स्टडी करना एक लॉजिक के साथ में, नंबर्स को समझना एक लॉजिक के साथ में, नंबर्स की कैलकुलेशन की बात में, वो स्टडी कहलाती है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी इज एनी बिलीफ इन द डिवाइन और mystical relationship between a number and one or more coinciding events। एक रिलेशन है नंबर्स का और जो हमारी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको कनेक्ट कैसे करें। इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लेटर इन द वर्ड। नंबर्स तो है ही, इसके साथ में जो अल्फ़ाबेट्स है या जो हमारा नाम है उनकी भी एक न्यूमेरिक वैल्यू डिसाइडेड है, और उसको हम उस न्यूमेरिक वैल्यू के बेस के ऊपर उसको भी स्टडी करते हैं। तो इट इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड नेम एंड आइडियाज। न्यूमेरोलॉजी द इंग्लिश टर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1907। एग्जिस्टेंस के अंदर अगर बात करें इस न्यूमेरोलॉजी की तो ये मतलब 19th सेंचुरी के अंदर आई थी, लेकिन अगर आप बात करोगे इसकी ऑरिजिन की बात करें तो मोर देन 10,000 ईयर एगो वहाँ से ये चली आ रही थी। लेकिन हमारे यहाँ पे ये बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुई, स्पेशली अपने हिंदुस्तान में। बाहर वेस्टर्न वहाँ पे तो हो गया, मतलब इसका स्टार्टअप हो गया था और लोग इसको काम भी कर रहे थे, जैसे इसको जैसा एस्ट्रोलॉजी वगैरह से हेल्प लेते, तो वहाँ पे वो न्यूमेरोलॉजी से हेल्प ले रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पे ये साइंस थोड़ी लेट आई, क्योंकि हम तो हमारे प्लैनेट्स ग्रहों की दुनिया में ही खुश थे, उसी से ही सारे, और यह अभी भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सबसे परफेक्ट साइंस बोलते हैं ऑकल्ट की। नेक्स्ट अगर देखें हम तो न्यूमेरोलॉजी वर्क कैसे करती है। न्यूमेरोलॉजी वर्क करती है बेस उसका वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसी, किसकी फ्रिक्वेंसी किसकी वाइब्रेशन चेक करोगे, हम उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में नंबर्स की फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन चेक करते हैं।
क्योंकि उस हर एक पर्सन के पास एक पर्टिकुलर नंबर है, जो मैंने पहले ही बताया था, डेट ऑफ बर्थ, जिसके अधीन हम इस धरती पे आए। और वो ऐसे नंबर्स है, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी, वैसी वाइब्रेशन उस ईश्वर ने हमें दी है जो थ्रू आउट हमारी लाइफ चलेगी। यानी कि जब हम इस धरती पे आए और जब हम इस धरती से जाएंगे, तब तक ये एंड दो है, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज के साथ चलेगी। उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा, उन नंबर का इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। पर्टिकुलर नंबर्स के जो सिग्निफिकेटर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो पर्टिकुलर उस पर्सन के अंदर मिलेंगे, 110% मिलेंगे। और दूसरी क्या बेस है इसका, दूसरा है अल्फ़ाबेट, यानी कि एक पर्सन का जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो वैसे उसका नाम भी है। तो नाम है जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई होता है। जैसे आप कैसे इसके, जैसे विजया जी हैं, तो कैसे जानेंगे कि ये विजया जी हैं, ये संजय जी हैं, ये सुनीता जी हैं, या ये शिम्पी जी, जो भी है, मतलब, या मैं कीर्ति हूँ, तो सब जने कैसे एक नाम से ही तो जानते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो डेली आपके साथ में ऐड ऑन है, दिन में 50, 100, 150 बार ये नाम बोला जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी आपके साथ में कनेक्ट होगी। कोई ऐसा तो नहीं ऐसे बोलेगा कि हाँ जी ये 8 जनवरी वाले आ जाओ जी, 4 नवंबर वाले आ जाओ, 15 जुलाई वाले, ऐसे बुलाता है कोई? सब आपको अपने नाम से ही बुलाएंगे आपको। तो जिस नाम से आपको दुनिया जान रही है, जिस नाम से सब लोग आपको जानते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी ज़्यादा होगी। और ये दो चीज़ों के ऊपर ही, या इनका बेस एक न्यूमरोलॉजी का यही है, नंबर्स और अल्फ़ाबेट। नंबर्स वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और अल्फ़ाबेट्स वो लेटर्स जो आपके नाम के अंदर। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर देखते हम एक, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, 2 सिनेरियो आज बताता हूँ मैं आपको, शायद उससे समझ में आ जाएगा इजी। बैक चलते हैं थोड़ा सा, जब हम सब लोग स्कूलिंग में थे और बिलो प्राइमरी में, मान लेते प्राइमरी स्टैंडर्ड तक की बात है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में थे, हम स्कूल जा रहे थे, स्कूल से पढ़ाई होती थी, फिर घर पे आने के बाद में वापस होमवर्क करना, रिवाइज करना, ये सब चलता था। और हमारी जो भी माँ जो थी, क्योंकि फादर तो ऑब्वियसली कोई जॉब होगा, किसी का काम होगा, बिजनेस होगा, सब, तो घर पे कौन? माँ। घर की जिम्मेदारी किसके ऊपर? लेडीज़ के ऊपर थी, बच्चों की और सब काम थी। तो उनको वो सारी चीज़ें डिसाइड या डिज़ाइन करती थी। मदर बहुत क्रिएटिव होती है ना, तो वो पूरी डिज़ाइन करके रखती थी कि स्कूल से इतनी बजे आना है, इनको ये मतलब ये टाइम होगा जब ये लंच करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट, देन फिर इनको होमवर्क करवाना, रिवाइज करवाना। तो वहाँ पे जो एक 1 और 2 आवर्स की जो एक क्लॉक होती थी, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स को एलोकेट किया जाएगा टाइम, है ना। ये फर्स्ट हाफ आवर इंग्लिश का होगा, उसके बाद हिंदी का होगा, फिर उसके बाद मैथ्स का होगा, फिर साइंस का होगा, इस तरीके से चलता है। अब अगर मेरी बात करूँ, है ना, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो मुझे जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता था या जिससे दूर भागता था, वो था मैथमेटिक्स। मेरी मैथ्स बहुत पुअर। तो स्कूल में भी जब पीरियड आता था ना, तो उसके 10 मिनट पहले से मतलब एक हलचल होने लग जाती थी, अब ये पीरियड आएगा, ये पढ़ना पड़ेगा। और ड्यूरिंग दैट पीरियड एकदम यूँ क्या हो रहा है, कैसे, तो ज़बरदस्ती किसी को बैठाते ना, वैसे चलता था। और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता था ना, उसकी जो पिछले वाले पीरियड्स की जो पैनिक था ना, वो पैनिक ही बोलता हूँ मैं, वो चलता था 10 मिनट और आगे। तो एक पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए मेरे पहले वाले पीरियड के 10 मिनट ख़राब होते थे और नेक्स्ट वाले के भी ख़राब होते थे। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट, या मुझे वो नहीं समझ में आता, मुझे अच्छा नहीं, मुझे इंटरेस्ट किसमें था, जैसे सोशल साइंस में हो गया, साइंस में हो गया, या इंग्लिश पढ़ना, ऐसी चीज़ थी। लेकिन पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि मम्मी पता है सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, किसी में भी नंबर कम आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो मम्मी अगर न्यूमरोलॉजिस्ट होती, अगर न्यूमरोलॉजी उस वक्त वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती हमारे यहाँ पे, तो थ्रू द न्यूमरोलॉजी वो अपने बच्चे के लिए, उनको ये पता चल जाता थ्रू द नंबर्स कि इसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसके लिए कौन सा इजी है और कौन सा इसके लिए टफ है।
हम्म? तो वो क्या करती फिर, वो उसके अकॉर्डिंग जैसे पूरा डिज़ाइन किया जाता, ये बोला जाता कि ये आपको ऐसे पढ़ना है, ये आपको ऐसे पढ़ना है, ये जो मैथ्स वाला है इसमें इतना पढ़ लेना कि आप नंबर आपके कम नहीं हो जाए, मतलब फेल वाली कंडीशन में नहीं आ जाओ, और बाकी सब्जेक्ट्स आप अच्छे से पढ़ लो, तो इसकी जो कमी होगी आप उसमें पूरी कर लोगे। अब बताओ दो सिनेरियो में से कौन सा सिनेरियो बेस्ट होगा, पहले वाला जहाँ पे सारे पढ़ने ज़बरदस्ती, या वो वाला जहाँ पे उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया और ये बताया कि इतना पढ़ लेना कि फेल नहीं हो जाओ, और अगर इसमें थोड़े नंबर कम आते हैं आप दूसरे जो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आप मार्किंग ज़्यादा कर लेना, तो इसको थोड़ा कंपनसेट इधर मिल जाएगा। विच सिनेरियो इज़ द बेस्ट, ए और बी? बी, ऑब्वियसली बी, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ये पता चल गया कि इस बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे। न्यूमेरोलॉजी पूरा उनको बता रहा है, सब चीज़ें बताएगा कि ये किस तरीके से आगे किस फील्ड में जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, या जॉब होगी तो किस तरीके की होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होगी, कैलकुलेटिव जॉब होगी, ड्राफ्टिंग वाली जॉब होगी, या अगर ये बिज़नेस करेंगे तो किस तरह का बिज़नेस होगा, साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्चर बनेंगे, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, है ना, या स्पोर्टिंग में जाएंगे, स्पोर्ट्स में कैरियर बनाएंगे, या बॉलीवुड जैसे एक्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ से सब चीज़ें मिल जाती, तो उसके अकॉर्डिंग वो उन बच्चे को गाइड कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में एक न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए अपने बच्चों की, कि आप डेट ऑफ बर्थ से बताइए हमारे बच्चे के लिए कौन सी स्ट्रीम सही रहेगी, कौन से फील्ड में जाएगा, फिर वहाँ से हम स्ट्रीम हम पहले से उसको बता सकते हैं या उसको डाइवर्ट करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूमेरोलॉजी एक एक चीज़ बता सकती है उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। चाहिए क्या, डेट और नाम। अच्छा, देखिए नंबर्स हमारे साथ कैसे हैं, कहते हैं ना हमेशा हमारे साथ नंबर्स हैं, जब तक हम हैं तब तक ये नंबर्स भी हैं। कैसे? सबसे पहला जो हमारे साथ नंबर कनेक्ट हुआ वो है हमारी डेट ऑफ बर्थ। हम जब इस धरती पे आए, इस दुनिया में आए, वो पर्टिकुलर एक डे था, एक पर्टिकुलर मंथ था, एक पर्टिकुलर ईयर था, वही तो बनी आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी आपके साथ में जो कनेक्ट रहेगी वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। फ्रॉम योर बर्थ टिल योर डेथ, वहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू आपके साथ चलेगी, कहीं कम नहीं होगा। सेकंड जो आया नंबर जो हमारे साथ में कनेक्ट, वो कौन से हो सकते हैं, जब हम थोड़े बड़े हुए, स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ हमारा, तो वहाँ पे एक हमें एडमिशन नंबर मिला होगा, उस क्लास में उस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें एक रोल नंबर मिला होगा, वो भी कनेक्ट रहा हमारे साथ में कुछ टाइम के लिए, लेकिन रहा तो सही। जब जिस बस में आप स्कूल जा रहे हैं उस बस का एक नंबर भी तो आपके साथ में कनेक्ट है। फिर दूसरा और कौन सा नंबर कैसे कनेक्ट होते हैं, दूसरे जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, प्रोफेशनली जाते हैं, या कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं, कहीं हॉलीडे स्पेंड करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई होटल लोगे, उसमें जो रूम लेंगे उसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा, भले ही वो 2-4 दिन 10 दिन के लिए, लेकिन है तो सही आपके साथ में। इम्पैक्ट तो कुछ लाएगा, लेकिन लाएगा टेम्परेरी, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, तो चेंज होगा। नेक्स्ट टाइम आप शायद कभी आप उदयपुर चले गए, कभी आप ऊटी चले गए, है ना, कहीं कश्मीर चले गए, तो नंबर से हर जगह चेंज होंगे। या जब हम स्कूल जब पढ़ाई के लिए स्टडी जब थोड़े हायर में आ गए, हॉस्टल्स वगैरह पीजी में चले गए, तो वहाँ पे भी एक रूम नंबर मिला, 2-4 साल 5 साल रहा तो सही, तो उसकी फ्रिक्वेंसी उसकी वाइब्रेशन भी आपके साथ में कनेक्ट थी, लेकिन ये टेम्परेरी है। जो रेगुलर कौन सी चल रही थी, सबसे पहले मैंने बताया आपकी डेट ऑफ बर्थ। सेकंड जो आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी वो भी आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहेगी, वो है हाउस नंबर। आप एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर रहते हैं, हमारा जहाँ पे जन्म हुआ, जहाँ पे हम पले बड़े हुए, हम जहाँ पे रह रहे हैं, तो उस घर का एक नंबर है जहाँ पे हम रहते हैं, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके साथ कनेक्ट है, वहाँ से जब आप उस घर में,
मे बी या तो हो सकता है उस घर में पैदा हुए या चेंज किया होगा बाद में, तो है तो सही। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आया वो कौन सा आया, डेट ऑफ बर्थ, कंटिन्यू आपके साथ में, फिर एक आपके घर का नंबर। और कौन से नंबर आपके कनेक्ट होते हैं हमारे साथ में, हम कभी जर्नी पे जाते हैं, जैसे बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, फ्लाइट लेके जा रहे, तो वहाँ पे हमें एक सीट नंबर अलॉट होगा, भले 2 घंटे के लिए हो, भले 5 घंटे के लिए, भले 12 घंटे के लिए, लेकिन हुआ तो सही। बहुत से लोग होते हैं जो अभी न्यूमरोलॉजी जानने लगे, समझने लग गए, तो कॉल आती है हमारे पास में, आचार्य जी हम वहाँ पे जा रहे हैं, बताइए कौन सा सीट नंबर है ना। तो उनको ये समझाते हैं, भैया ये कौन सा तुम्हारी लाइफ में हमेशा के लिए एड ऑन हो रहा है। सीट नंबर सेलेक्ट करने के चक्कर में ट्रेन की सीट्स रिजर्व फुल हो जाएगी, फ्लाइट निकल जाएगी, आप यहीं रह जाओगे। जो नंबर मिलता है ले लो, बैठ जाओ, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओ। विश्वास करो, विश्वास मत पाओ, विश्वास रखो बस। जो आज के कॉन्टेक्स्ट में जिसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ में है, वो है आपका और हमारा गैजेट। 24 में से 20 घंटे आपके साथ में। सोते हैं जब भी एक बार लाइट ऑफ होगी ना, तो एक बार स्क्रीन देखेंगे कुछ आया तो नहीं, और उठते ही आँख खुलेगी, हाथ पहले मोबाइल रहेगा, चेक करेंगे क्या है, चला तो वो क्या है, मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल। और उस मोबाइल का एक नंबर है जिससे लोग आपसे बात होती है, जैसे कॉल करनी होगी, मुझे कॉल करनी होगी, तो आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, तभी तो आप कॉल कर पाओगे। कनेक्ट कैसे होंगे, थ्रू द नंबर। तो वो जो 10 डिजिट का जो नंबर है वो आपके साथ में कनेक्ट है। वो कैसा है उसको चेक किया जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ में कैसी मैच कर रही है, न्यूट्रल कर रही है, फ्रेंडली कर रही है, नॉन फ्रेंडली कर रही है, वो देखना पड़ेगा। अगर न्यूट्रल है कोई दिक्कत नहीं, अगर फ्रेंडली है बहुत बढ़िया है, और अगर अपोजिट में है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ, हाउस नंबर और फ़ोन मोबाइल, ये मोबाइल नंबर, 3 आपके साथ में इंपॉर्टेंट नंबर थे जो थ्रू आउट आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। देन फिर एक और नंबर आता है, वो भी इम्पोर्टेंट, जिसकी फ्रिक्वेंसी वो आपका व्हीकल नंबर। हो सकता है हमारे पास बाइक होगी, हमारे पास कार होगी, जहाँ पे हम ऑफिस ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, एक ऐसा साधन है जो हमें कैरी करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, जिसे हम चला रहे हैं, डेली ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं जो, तो वो है आपकी गाड़ी का नंबर। वो जो नंबर है वो उनकी फ्रिक्वेंसी भी आपके साथ में कनेक्ट है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल लोग ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक फॉर्म जो चलती है, मोबाइल नंबर डिज़ाइन करवाते हैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट से, या चेक करवाते हैं कि ये हमारा नंबर है, बताइए कि हमारे डेट ऑफ बर्थ नंबर के साथ में ये मैच करता है नहीं करता, हमारे नाम के साथ में मैच करता है नहीं करता। तो जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पे भी कॉल आती है, यस हमें नंबर बताइए, ये सीरीज चल रही है, अब इसमें से मेरे लिए कौन सा नंबर अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर जानना, जब हमारे पास एक ऑप्शन है तो ज़रूर हमें इसे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये गाड़ी ऐसा तो नहीं आपने इजीली, देखो आम अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, जनरल बात करें, तो गाड़ी 1-2 बार ले सकते हैं लाइफ में, और कितने लोग, ऐसा तो नहीं हर 4-6 महीने चलो चेंज कर लेंगे, सही नहीं होगा तो है, करते होंगे वो लोग, उनके लिए ठीक है। लेकिन जनरल जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वहाँ पे सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है मिडिल क्लास। तो यस, आपका जो व्हीकल नंबर है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये भी आपके साथ में, इसकी फ्रिक्वेंसी भी आपके साथ में है, या इस नंबर का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आएगा। जो ये मैं आपको रेड में जो लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे नंबर ऐसे हैं, आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका, जब आप बड़े हो गए, पढ़ाई हो गई, हमारा कैरियर प्रोफेशन में हम सब अच्छे से सेट हो गए, देन जब हम लगने लगता है ना कि अब कोई हो, है ना, अब एक से नहीं चलने वाला, कोई होना चाहिए साथ में, तो मिल के हम कुछ करेंगे, या जिससे हम सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, तो वो होगी आपके लाइफ पार्टनर। तो जो आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ है वैसे आपके लाइफ पार्टनर की भी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो भी एक नंबर की फ्रीक्वेंसी लेके आएंगी। जैसे कुंडली वाला जो चलता है ना प्रोफेशन,
है ना, जब शादी होती है तो क्या मिलवाते हैं, कुंडली, लड़का और लड़की की कुंडली। लेकिन आज के टाइम में ये न्यूमरोलॉजी जो आया है, यहाँ पे कुंडली नहीं मिलवाते हैं, यहाँ पे ग्रिड मैच करवाते हैं। यानी कि लड़के का डेट ऑफ बर्थ और लड़की का डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों की आपस में फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस कैसी है वो चेक की जाती है। जैसे कुंडली में गुण मिलाए जाते हैं ना, 32 टोटल गुण होते हैं, उसमें से 16-18 पे जाते हैं तो कहते हैं जी बढ़िया है, कर लो। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के अंदर भी मैरिज मैचिंग की जाती है। उससे भी पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये दोनों का मैच हो सकता है, तो हम कहते हैं यस बढ़िया आगे। और अगर लगता है कि हाँ ये नंबर आपस में क्रैश करेंगे एक दूसरे को, तो फिर वहाँ पे उनसे ये बोला जाता है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, आप चाहे तो सेकंड ओपिनियन दे सकते, ये आपका अधिकार है। तो जो और जो नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आता है वो होता है आपकी मैरिज डेट, वो तारीख जहाँ पे आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन ऐड ऑन हुआ जो थ्रू आउट आपकी लाइफ आपके साथ चलेगा, या वो जिसकी वजह से आपकी फैमिली एक्सपैंड होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। एक ऐसा अभिन्न अंग हमारे साथ में है। तो जब इतना इम्पोर्टेंट है तो वो डेट फिर भी इम्पोर्टेंट तो होनी ही होनी है। सो दैट जो नंबर आता है जो अपनी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट लाएगा, वो होगी आपकी मैरिज डेट और आपकी स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमेशा हमारे साथ परमानेंटली रहेंगे। बाकी कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जैसे ये मैंने बताया, एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, या 10 नंबर है हॉस्टल, ये वॉट एवर जो भी नंबर है, ये टेम्परेरी नंबर है, चेंज होते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे इनका इम्पैक्ट आएगा, एक टाइम बाद में चला जाएगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ, हाउस नंबर, फ़ोन, मोबाइल नंबर, व्हीकल और ये आपकी मैरिज डेट, ये ऐसे नंबर हैं जो आपके लाइफ में चलेंगे आपके साथ। LIC का आगा ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन ये जीवन के साथ तक ही, बाद वाला नहीं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट जो आता है, जो एक सिस्टम है जो हम लोग यूज़ करते हैं जब हम कोई एनालिसिस या स्टडी करते हैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, आप में से वो जो होंगे जो आगे इसमें बढ़ेंगे, आगे कुछ और सीखेंगे, तो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है। और वो सिस्टम हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यूमरोलॉजी की फॉर्म्स है, जैसे चाइनीज़, इसके अंदर आज के टाइम में बहुत फेमस है लोशो ग्रिड। हर एक को पता है क्या है कि जी लोशो ग्रिड। बहुत सी बार तो ऐसा होता है जब हमारे पास कोई नेम करेक्शन करवाने आता है तो हमसे पूछते हैं जी बताइए आप लोशो ग्रिड से नेम करेक्शन करेंगे, कैलेडियन शैलेडियन पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया उसका, तो ना, या पाइथागोरियन से करेंगे, वैदिक से करेंगे, सैफरेल से करेंगे, इससे करेंगे, आप बताइए। क्योंकि लोगों को पता है, पूरी तो नॉलेज नहीं है, बट हाँ उनको थोड़ा बहुत पता है कि हाँ ये फॉर्म्स हैं और ये ऐसे ऐसे काम होता है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा जो सबको होता है ना वो लोशो वो पार्ट है एक चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी। दूसरा हमारे सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो है कैलेडियन न्यूमरोलॉजी। नो शैलेडियन, नो चालेडियन, कैलेडियन। कैलेडियन क्यों है अभी बता दूँगा। थर्ड जो हमारे सिस्टम में फॉर्म यूज आती है दैट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक और जो और है एक फॉर्म वो है पाइथागोरस। तो एक सिस्टम बनाया गया है हमने जिसमें हम चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी को भी ऐड करते हैं। हर एक फॉर्म का एक परफॉर्मेंस उसका फिक्स किया गया है। ये पार्ट हम यहाँ से लेंगे, कैलेडियन से ये लेंगे, वैदिक से ये लेंगे, पाइथा से ये लेंगे, और फिर इन चीज़ों को हम एक ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड बनाएंगे। जैसे एक क्या बोलते हैं, मैंगो शेक बनता है ना, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। तो जैसे रॉ मैंगो आ गया, पीसेज आ गए ना, क्यूब्स आ गए, फिर उसमें शुगर ऐड करेंगे, मिल्क जाएगा उसमें, आइस जाएगा,
फिर उसको ब्लेंड किया जाएगा। तो ये समझ लीजिए ये सारे रॉ मटेरियल है ना, कोई मैंगो का कोई पल्प है या शुगर है, आइस है, मिल्क है, इन सब से मिलके जो ब्लेंड करके जो शेक रेडी होगा, दैट इज़ अवर एनालिसिस पार्ट, या वो एक एनालिसिस बन के आएगी। तो आप बताइए, आप शेक पीना पसंद है, या आपको कहूँगा ये मैंगो क्यूब ये ले लीजिए, एक स्पून शुगर डाल देता हूँ, एक आइस क्यूब डाल देते हैं, थोड़ा सा मिल्क पोर कर देते हैं, घूम जाओ बन जाएगा शेक। किसको प्रीफर करेंगे, मैंगो शेक, या अलग अलग इंग्रेडिएंट्स दिए आपको साथ में कि ये लो जी ये भी मैंगो शेक ही बनेगा आगे जाकर, ऑब्वियसली मैंगो शेक ही किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक सिस्टम है जिसमें इन सारी फॉर्म्स को हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं और फिर उसको ब्लेंड करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, अगर हम बात करें तो वो है टाइप्स ऑफ या फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस की, तो मोर देन 100+ फॉर्म्स न्यूमरोलॉजी की थी जिनके ऊपर काम किया गया। सुन के आपको शायद हैरानी भी हो सकती है, 100+ फॉर्म्स, 100 से भी ज़्यादा न्यूमरोलॉजी की फॉर्म्स। लेकिन उसमें से भी कुछ मेजर ऐसी फॉर्म्स थी जो वर्ल्ड वाइड दिखी लोगों को, बाकी तो कुछ स्ट्रिंगिश हो गई, कुछ वहीं पे रह गई, कुछ ख़त्म हो गई। इस तरीके से अगर बात करें, मैं आपको 4 to 5 जो मेजरली जो फॉर्म्स है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड इनके ऊपर वर्क किया गया, और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, न्यूमरोलॉजी के अंदर कभी भी जो फॉर्म्स के ऊपर काम किया होगा, कभी भी ये नहीं देखा गया था कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ होगी और उसका इस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा, आपका ऐसा नेचर होगा, आपका ऐसा होगा, आपको ये पसंद होगा, नहीं। न्यूमरोलॉजी की जो फॉर्म्स के ऊपर काम किया, वहाँ पे सिर्फ वाइब्रेशंस को कनेक्ट किया गया था, नंबर्स की वाइब्रेशंस के ऊपर वर्क किया गया था, अल्फ़ाबेट्स लेटर वर्ड्स की वाइब्रेशन के ऊपर वर्क किया गया था, और फिर इन दोनों की वाइब्रेशन को कनेक्ट करके देखा गया था कि इसको कनेक्ट करने के बाद में कोई स्ट्रिंग कैसे बन रही है और स्ट्रिंग का कैसा इम्पैक्ट आता है। ये बेस था उन फॉर्म्स में जहाँ पे लोगों ने इसके ऊपर काम किया था। या एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा नहीं था, जो एस्ट्रोलॉजी में जो काम हुए, जैसे BNN बनी, पराश्री बनी, लाल गीता बनी, KP बनी, ऐसा नहीं सोचा गया था चलो भविष्यवाणी की जाएगी इसलिए एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म से, नहीं। वहाँ पे सिर्फ प्लेनेट्स के इम्पैक्ट को देखा गया, प्लेनेट्स, उनके मोशंस को देखा गया, कहाँ पे जाके कैसे वो लाइफ में आपके इम्पैक्ट डालेंगे, उन सभी के ऊपर काम हुआ। बाद में इसमें अपडेशन होता गया, चेंजेस होता गया, और फिर ये एक, अगर हम बात करें तो प्रेडिक्शन टूल बन गए हैं। क्यों सीखनी है न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्शन करना है। क्यों सीखनी है एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्शन करना है। प्रेडिक्शन क्या है, प्रेडिक्शन कुछ नहीं है, कोई टर्म नहीं है प्रेडिक्शन। न्यूमरोलॉजी में आप नंबर्स की लैंग्वेज को डिकोड करोगे, आपको समझ में आएगा वो क्या बोल रहा है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम प्लेनेट की लैंग्वेज को डिकोड करते हैं, वो प्लेनेट पर्टिकुलर आपके लिए क्या बोलता है। एक प्लेनेट हर जगह पे अलग अलग रिजल्ट निकालता है, तो ज़रूरत है उनको समझने की, जानने की, प्रेडिक्शन अपना हो जाती है। ठीक है, तो अगर न्यूमरोलॉजी फॉर्म्स की बात करूं मैं, तो जो सबसे ओल्डेस्ट जो फॉर्म थी, नाम सुना होगा आपने, कबाला न्यूमरोलॉजी। कबाला, कबाला कबैलियंस जो थे ना, जो सबसे ओल्डेस्ट, अब तो ये एक्सटिंग्विश हो चुकी है। कबाला के ऊपर अभी काम तो बहुत हुआ, लेकिन आज के टाइम में इस फॉर्म के ऊपर काम नहीं होता। बाकी अगर बात करें ना, सबसे पुरानी और सबसे इफ़ेक्टिव अगर फॉर्म जो मुझे समझ में आई, कबाला। कबाला में क्या है, ये यहाँ पे कोई ग्रिड यूज़ नहीं की इन्होंने, जो हम जैसे लोशो के अंदर आपने देखा होगा, या पाइथागोरियन के अंदर, वैदिक के अंदर ग्रिड्स बनती है, 3x3 की बनती है, कहीं पे ऐसे पिरामिड जैसे बनता है। तो वो ऐसा वहाँ पे कुछ यूज़ नहीं किया उन्होंने, कोई वहाँ पे इन्होंने ग्रिड नहीं किया था। जैसे इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स है ना, 26 अल्फ़ाबेट्स है, हमारी हिंदी की वर्णमाला में अक्षर है, वैसे ही ये जो कबालियंस थे, कबैलियंस थे,
वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी दैट इज़ द हिब्रू लैंग्वेज। इसके अंदर इनके जूइश गॉड हुआ करते, जैसे हमारे भगवान है 33 कोटि देवता, हनुमान जी भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर जो भी है, तो वैसे इनके भी जूइश 22 जूइश थे। और हर एक जूइश यानी कि देवता, ये जूइश बोलते हैं, हर एक उस देवता के साथ में एक अल्फ़ाबेट की वाइब्रेशन करेक्ट थी। वहाँ पे 22 अल्फ़ाबेट है हिब्रू लैंग्वेज के अंदर, और 22 देवता हैं उनके हिब्रू लैंग्वेज के अंदर। और आपको ये जानकर, काफ़ी लोगों को ध्यान है जो नए, उनको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि जो क्रिश्चियन का जो होली है बाइबल, जैसे हमारी भगवत गीता है, या मुस्लिम में कुरान है, पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे क्रिश्चियंस में बाइबल है। और बाइबल का सबसे ओल्डेस्ट टेस्टिमोनियल अगर जिस लैंग्वेज में उसके ट्रेसेस मिलते हैं वो है हिब्रू लैंग्वेज। ओल्डेस्ट टेस्टिमोनियल ऑफ बाइबल हिब्रू लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, और इन कैबेलियंस ने उस हिब्रू लैंग्वेज को डिकोड किया, क्योंकि उन्हें ये समझ में आया कि पूरी जीवन का सार तो यही है, लेकिन ये जो इतनी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ऐसे तो नहीं हो सकता, इसके अंदर जरूर कुछ बड़ी चीज़ है, तो क्यों ना इसको डिकोड किया जाए। तो ये कैबेलियंस थे, उन्होंने उस हिब्रू लैंग्वेज में जो लिखा था उसको डिकोड किया। ठीक है, दे यूज न्यूमेरोलॉजी एज ए टूल टू डेसिफर दिस कोड। 22 based numerology also add significant dimensions to the interpretation of the 22 major arcana of the tarot deck। जैसे टैरो के अंदर ये आपके 22 है ना, जो करते हैं उनको पता होगा, कार्ड्स वगैरह जो होते हैं एरकाना बोलते हैं जिसे, आल्सो नोन एज ए जेमेट्रिया और नंबर सिंबल्स। तो ये इस तरीके से इन्होंने उस बाइबल को डिकोड किया। जो आज के टाइम में जो बाइबल पढ़ी जाती है वो कैबेलियंस ने उसको डिकोड किया वहाँ से, और उसको इतना बड़ा डिकोडिंग हुआ तब निकल के आया। जैसे हमारे भगवत के अंदर, भगवत गीता के अंदर जैसे सार है जीवन का, जैसे कुरान के अंदर आयतें लिखी हुई है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये चीज़ें लिखी, वैसे ही बाइबल में भी यही लिखा हुआ। नाम अलग है, चीज़ वही है, और सबका मालिक एक है, हमने नाम अलग लिखा है। और ये जो फॉर्म है वो एक्सटिंग्विश हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो हिब्रू लैंग्वेज है एक पर्टिकुलर एक लोकेशन के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड इतनी नहीं ये फैल पाई, क्योंकि वो लैंग्वेज सिर्फ एक उस जगह पे ही बोली जाती थी। अगर जैसे इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह ऐसे होती तो जहाँ पे थ्रू आउट वर्ल्ड में जैसे चल रही, तो या फिर वो उसका फॉर्म बहुत अच्छा बन सकता था। तो कुछ जिन्होंने काम किया उन्होंने किया, और उन्हीं के साथ में वो चला गया। नेक्स्ट जो फॉर्म आती है दैट इज़ अ कैलेडियन। क्यों कैलेडियन है, क्यों शैलेडियन नहीं है, क्यों चैलेडियन नहीं है? मेसोपोटामिया के पास में एक जगह है कैलेडा। मेसोपोटामिया के पास एक जगह है कैलेडा, और वहाँ के लोगों ने इस फॉर्म के ऊपर वर्क किया, इसलिए इस फॉर्म का नाम है कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी। कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी को जो जिसने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया, आपने नाम सुना होगा कीरो, और उनकी एक बुक है कीरोमैंसी बुक है उनकी। तो जो ये कीरो थे, जो कीरो के बारे में ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यूमेरोलॉजिस्ट है, कीरो इज नॉट अ न्यूमेरोलॉजिस्ट। कीरो की जो मदर, कीरो की जो माँ है वो पामिस्ट थी। कीरो की माँ एक पामिस्ट थी। जैसे अभिमन्यु जब अपने माँ के घर में थे, और अर्जुन ने जब अपनी द्रौपदी को जो वो बताया था चक्रव्यूह में कैसे एंटर होता और कैसे बाहर आना, तो जब एंटर होने वाली बात बता रहे थे और वापस बाहर आने की बात बताने लगे, उससे पहले द्रौपदी नींद आ गई थी। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना आता था, उसे बाहर निकलना नहीं आता, माँ के गर्भ से सीख के आया था। तो जो ये कीरो है ये अपनी माँ के गर्भ से ये पामिस्ट्री सीख के आया, क्योंकि उनकी मदर पामिस्ट थी, वो पामिस्ट्री करती थी, तो वो सारे जीन्स उनके आए उसके अंदर। और ये जब छोटे थे वहीं से इन्होंने चीज़ें बतानी चालू कर दी, और वो चीज़ें होती थी।
इन्होंने जो बोला वो होने लग गया। उनको लगा अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है, तो चलो इसको और समझते हैं, और ज़्यादा कुछ समझते हैं। तो ये कहते हैं कि ये मोर देन 2 डिकेड्स की अगर बात करें, दशक, ये इजिप्ट के अंदर रहे थे, इजिप्ट गए थे और वहाँ की जो क्रीचर्स वगैरह ना उनके साथ में बैठे, ये उनके साथ में और अपनी नॉलेज को एनहेंस किया, कुछ चीज़ें इन्होंने शेयर की, उनसे कुछ जाना, उसके ऊपर काम किया। उसके बाद जो कीरो की बात बताता हूँ, क्योंकि ये कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी हमारे वैदिक के बहुत क्लोज है। रीज़न बिहाइंड ये है कि कीरो जो है ये हिंदुस्तान आए थे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान बहुत बड़ा नाम था, ऑकल्ट के अंदर बहुत बड़ी चीज़ थी, जो हम प्लानिटरी जो सारी चीज़ें बताई। तो इन्होंने आके हमारे यहाँ पे जो हमारे जो धर्मशास्त्री वगैरह जो विद्वान वगैरह थे, जो ये सारी कैलकुलेशंस वगैरह करते थे, ग्रहों की गणनाएं, उनके साथ में इन्होंने बात की, तो उन्होंने उसको एक सिरे से नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो होता है वो सिर्फ ये ग्रह बताते हैं, क्योंकि काम यही होता था यहाँ पे। फिर इन्होंने ये बोला जाता है, जहाँ तक मैंने जो सुना या मैंने जो समझा सीखा है, कि हमारे यहाँ पे एक, अभी तो मुंबई बन गया ना, पहले दूसरा था, वहाँ पे कहते हैं कि पंडित जोशी जी थे। पंडित जोशी जी ने कीरो को बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, आप मुझे बताओ आप कैसे क्या करते हो और मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करता हूँ। इसलिए उन्होंने जोशी जी के साथ में बैठ के बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी और उसको इस फॉर्म के अंदर अप्लाई किया। इसलिए कैनेडियन न्यूमेरोलॉजी के अंदर आप देखना, नंबर्स को प्लेनेट के साथ में कनेक्ट किया गया, जबकि बताया ये जाएगा, लोशो ग्रिड बनाई जाएगी, फिर बोलेंगे 4 नंबर राहु है, 5 नंबर ये नंबर ये नंबर है। लोशो के अंदर कभी भी नंबर्स को प्लेनेट के साथ में कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोशो जो है ना ये एलिमेंट्स बेस्ड थ्योरी है। इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो इसकी एप्लीकेशन फेंग शुई है। लोशो चाइनीज न्यूमेरोलॉजी की एप्लीकेशन फेंग शुई है। जो नंबर्स को हम प्लेनेट के साथ में जब हमने कनेक्ट किया, यहाँ से सीखा, ये कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी का पार्ट है। इसलिए बोला जाता है कि कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी क्लोजली रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, ओरिजिनेटेड इन मेसोपोटामिया, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। जो ये मेसोपोटामिया है, ये एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का बर्थ प्लेस बोलते हैं इसको। ईच लेटर हैज यूनिक वाइब्रेशन एंड इज असाइंड ए नंबर फ्रॉम 1 to 8। यहाँ पे जो नंबर्स को जो असाइन किया गया एक वाइब्रेशन के साथ में एक लेटर की, वो था 1 से 8 ऑन इट्स एनर्जेटिक क्वालिटी। द नंबर 9 इज नॉट इंक्लूडेड एज इट इज कंसिडर्ड एज ए स्कैड नंबर। कॉस्मिक नंबर माना जाता है। 9 नंबर की इतनी कॉस्मिक पावर है कि जहाँ पे हम किसी अल्फ़ाबेट को पावर ये कैलेडियन फॉर्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि डिवाइन नंबर मानती है 9 को। अभी यहाँ पे तो मैं आपको इतना नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ फर्दर जब कोर्सेज होते हैं वहाँ पे पूरी एक एक चीज़ मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो इसलिए कैलेडियन, और जब न्यूमेरोलॉजी के जो अंदर जो आपने कहते हैं ना नेम चेंज या नेम करेक्शन किया जाता है, मोस्टली जो नेम करेक्शन होता है वो कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी के बेस पे होता है। मैंने आपको बताया ना सिस्टम हम जो यूज़ करते हैं, चाइनीज़ वाला करते हैं, कैलेडियन करते हैं, वैदिक करते हैं और ये पाइथागोरियन करते हैं। वो हर एक फॉर्म के अलग अलग फैक्टर्स हैं। हम उस पर्टिकुलर फॉर्म से उस फैक्टर को लेके आते हैं और फिर उसको स्टडी में डालते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है वो 100% मैचिंग करेगा। ठीक है, तो सिंगल डिजिट रिवील द आउटर नेचर ऑफ द पर्सन वाइल डबल डिजिट डिस्क्राइब इनर क्वालिटी। अब क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन की डेट सिंगल डिजिट है, 0 से या 1 से लेकर 9 तक, ये बताता है उसका आउटर नेचर बताता है। अभी बताऊंगा सिंगल डिजिट कैसे होता है। और कोई कंपाउंड जो डबल डिजिट के नंबर है वो उसकी इनर क्वालिटी बताता है। कंपाउंड नंबर हमेशा इनर क्वालिटी बताते हैं पर्सन की, और जो सिंगल डिजिट का नंबर जिसे मूलांक, ये भाग्यांक, साइकिक, ये बहुत से लोग इसे ड्राइवर कंडक्टर भी बोलते हैं, कोई इसको डेस्टिनी नंबर, कोई बर्थ नंबर, वो आपका आउटर नेचर बताता है। आगे मैं बताऊंगा आपको इस चीज़। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्म है, एक और बड़ी अच्छी फॉर्म है,
और वो है आपकी अब्जा सिस्टम। आपने सुना हो तो अब्जा, अब्जा सिस्टम है, ये अरेबिक सिस्टम है। अरेबिक, ये जैसे साउथ एशिया है ना, जैसे यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह, जहाँ पे उर्दू अरबिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जैसे मैंने बताया हिब्रू में 22 लेटर्स हैं, इंग्लिश में 26 है, हिंदी में 52 है। तो ऐसे ही अरब, ये उर्दू जो अरबिक लैंग्वेज उसके अंदर 28 अल्फ़ाबेट्स होते हैं अरबिक के अंदर। तो अरबिक सिस्टम इज़ नोन एज ए अब्जा नोटेशन और अब्जा न्यूमेरल्स। इन दिस सिस्टम ईच लेटर अरबिक अल्फ़ाबेट हैज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू। हर एक अल्फ़ाबेट की एक न्यूमेरिक वैल्यू है। दिस सिस्टम इज़ फाउंडेशन ऑफ इल्म उल शिफर। शिफर बोलते हैं हम, शिफर बोलते हैं हम नंबर्स को। आपने अगर देखा होगा जब पहले डीडी चैनल आता था ना, दूरदर्शन, वहाँ पे शिफर बोला जाता था। उर्दू लैंग्वेज है अशारिया, शिफर 2, शिफर 3, शिफर अशारिया 1, अशारिया डॉट दशमलव, शिफर यानी नंबर। तो इस एफ्जा सिस्टम या एफ्जा न्यूमरोलॉजी के अंदर जो वर्क किया गया था वो था इल्म उल शिफर। इल्म यानी उर्दू वर्ड है ज्ञान, नॉलेज, शिफर यानी नंबर, नंबर का नॉलेज, एंड इल्म उल हरफ। इल्म यानी कि नॉलेज, ज्ञान, और हरफ यानी कि अक्षर या अल्फ़ाबेट। तो मेजरली क्या काम हुआ कि हर एक लेटर उसके साथ में एक न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड है, और उस वैल्यू के ऊपर ये इस फॉर्म के अंदर काम किया गया, जिसे बोला जाता है अब्जा नंबर। ठीक है। इसके बाद जो फॉर्म है, जो अभी बहुत अच्छी फॉर्म, मतलब जो अभी तक या अभी भी इसमें बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है, वो है आपकी पाइथागोरियन फॉर्म, डेवलप बाय ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन एंड मेटाफिजिशियन ऑफ 6th सेंचुरी की बात करें, पाइथागोरस। हमने सब लोगों ने 10th सेकेंडरी क्लास में पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ी है। ये वही पाइथागोरस साहब है जिन्होंने एक न्यूमरोलॉजी की फॉर्म को डेवलप किया, जिसे आज हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना सबको? क्या भूल गए 10th वाली? वही है ये। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक लेटर्स और अल्फ़ाबेट, जो ग्रीक अल्फ़ाबेट थे उनकी पोजीशन और सीक्वेंस, उसके साथ में इसको रिलेशनशिप निकाला, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में थी ये। पाइथागोरस की अगर आप ग्रिड की बात करोगे ना, पाइथागोरस की ग्रिड ऐसे है, ये उल्टा ट्रायंगल ऑपोजिट इस तरीके का, ऐसे सीधा वाला ट्रायंगल नहीं, उल्टा। पाइथागोरियन ग्रिड ट्रायंगल पे बनती है। पिरामिड, यस, पिरामिड्स जो है ना, पिरामिड्स आपने सुना होगा ना, जहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है मम्मीज़, जो अभी जो चलता है ना मम्मी, बहुत बॉडी को कितने सालों तक उन्होंने प्रिजर्व कर रखा। क्योंकि जो ये पिरामिड होते हैं ना, इन पिरामिड के अंदर एक पर्टिकुलर एक एंगल होता है, उस एंगल के ऊपर उस चीज़ को जब रखते हैं तो कहते हैं कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ों से वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहती है। अगर आपको याद हो, जब छोटे थे, जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, उस वक्त हमारे नानी दादी को आपने देखा होगा, वो उन चीज़ों को कैसे रखते थे। आज अगर आप दूध को अगर आप 6 घंटे भी बाहर रख दोगे फट जाएगा, फ्रीजर में रखना ही पड़ेगा उसको। क्यों? अगर वो पर्टिकुलर मैं आपको एंगल बता दूं, आप कल प्रैक्टिकल करके देख लेना, और उस एंगल के ऊपर आप किसी चीज़ को रख देना, वो कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा चलेगी। साइंस पूरी चल रही है यहाँ। इसे पिरामिड्स के अंदर रखा गया, मम्मीज़, इतने सालों तक बॉडी को प्रिजर्व किया गया, कैसे हो सकता है? कुछ तो है साइंस वहाँ पे। तो ये पाइथागोरियन जो ये फॉर्म है, नो डाउट बहुत अच्छे से इसमें काम हो रहा है, हुआ और अभी होता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको पाइथागोरियन वैदिक, पाइथागोरियन वैदिक और ये चाइनीज़, ये 3 ही फॉर्म है जो अभी प्रेजेंट में चल रही है। ठीक है, तो आज बस यहीं तक। कल हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर हम उस एक फॉर्म के ऊपर या ग्रिड कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हम नंबर पुट कैसे करते हैं,
और उसके बाद में जो एक चीज़ है पावर ग्रिड तैयार करना, पावर टेबल तैयार होती है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर आपकी ग्रिड के अंदर डिसबैलेंस्ड है और कौन सा नंबर बैलेंस्ड है। बिकॉज ऑल द साइंस आइदर एस्ट्रोलॉजी क्या किया जाएगा, प्लैनेट्स को बैलेंस किया जाता है। वास्तु के अंदर क्या किया जाता है, एलिमेंट्स उनको बैलेंस किया जाता है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, नंबर्स को बैलेंस करते हैं। कहीं से कोई भी साइंस उठा के देखो या अपनी लाइफ को भी उठा के देख लो, क्या चाहिए लाइफ, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड, तो राइट ये साइंस भी बैलेंस ही करेंगी। अलग अलग फॉर्म है, चीज़ें वही है, नाम अलग है। ठीक है, सो थैंक यू। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। फर्स्ट डे आपका, कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। आज थ्योरिकल पार्ट था, कल प्रैक्टिकल करते हैं अपन, ठीक है। और फिर परसों उसके बाद आगे करेंगे कुछ। हाँ जी, क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा। सोना जी कीजिए अनम्यूट, आपके आंसर कीजिए। हाँ सर, आपने लोशो ग्रिड में क्या बताया था, क्या चेंज है? लोशो ग्रिड में क्या चेंज है मतलब? मतलब वो प्लैनेट के साथ में अगर जुड़ जाए तो क्या बताया था? देखिए, जो आज के टाइम, जैसे कि एक म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो न्यूमेरोलॉजी पढ़ाई सिखाई जाती है वहाँ पे ये हाँ। रहता है कि ग्रिड बनती है आपकी लोशो, और उसमें कनेक्ट करवा देते हैं प्लैनेट्स। लोशो ग्रिड के अंदर कभी नंबर्स के साथ प्लैनेट कनेक्ट नहीं हो सकते। लोशो एलिमेंट बेस है, लोशो प्लैनेट बेस नहीं है। नंबर्स को हम कनेक्ट करते हैं, वो कैलेडियन में कर सकते हैं, वैदिक में करते हैं। हर नंबर को एक प्लैनेट का कहते हैं ना, वो मिला हुआ है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन लोशो के अंदर नहीं, लोशो के अंदर दूसरा काम है। लोशो के अंदर क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, आपकी नॉलेज के लिए, सबके लिए बताया था कि लोशो का जो एप्लीकेशन है वो है फेंग शुई। लोशो एप्लीकेशन फेंग शुई है, फेंग शुई के ऊपर उसके सारे रेमेडीज पार्ट, कैलकुलेटिव पार्ट सब वहाँ पे भी है। वहाँ पे प्लेनेट को यूज़ नहीं करता, ये बताया था। ठीक है स्वर्णा जी, ओके थोड़ा। ओके सर। वो एलिमेंट बेस्ड और क्या होता है? हाँ जी, एलिमेंट बेस्ड क्या होता है? देखिए हर साइंस जो है वो बेस्ड है। जैसे मैंने बताया वास्तु एलिमेंट बेस के ऊपर, वहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है वास्तु के अंदर, वहाँ कोई नंबर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी प्लेनेट बेस्ड है, ग्रहों के ऊपर सारी कैलकुलेशन। न्यूमेरोलॉजी नंबर्स की कैलकुलेशन है, ओके ये उसका बेस हुआ। ओके सर।